ये हो गया नॉर्मल अप्रोच अगर हम सेंटर ऑफ मास वाला फंडा नहीं जानते हैं तो, लेकिन हम लोग तो सेंटर ऑफ मास वाला फंडा जानते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे देखना। दूसरा अप्रोच, अब इस पूरे सिस्टम पर अभी हम लोग क्या किए, अलग अलग पार्टिकल पर F इक्वल टू एम ए अलग अलग लिखे और फिर सबको ऐड किए। हम क्यों अलग अलग लिखेंगे? अब जब हमको सेंटर ऑफ मास का फंडा मालूम है तो हम लोग अलग अलग इक्वेशन नहीं लगाने वाले। ये पॉइंट ए है, देखना हम इस पूरे सिस्टम को एक साथ लिख रहे हैं। इस पूरे सिस्टम में देखो एक साथ F इक्वल टू एम ए लगाए तो एक्सटर्नल फोर्सेस के नाम पे क्या क्या लग रहा है? यहां से जो टेंशन लग रहा था ये पूरा अपना सिस्टम हो गया। इस पर अंदर जो लग रहा है वो तो अब हटाओ, बाहर से क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? तो बाहर से एक तो यहां से टेंशन T लग रहा है जिसको हम लोग पहले T3 लिखे थे, और नीचे की तरफ इस पूरे का वेट कितना हो गया? 12, 120। और इक्वेशन लिखेंगे हम लोग F एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए सी एम। F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम ए सी एम। तो बस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ए सी एम m1 इंटू ए वन प्लस m2 इंटू ए टू, वो नीचे जा रहा है, प्लस m3 इंटू ए थ्री, उसका एक्सेलरेशन 0, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, टोटल 12 हो गया। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 8 माइनस 3/12, तो 5/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव आया है मतलब सेंटर ऑफ मास सिस्टम का ऊपर जा रहा है। तो F एक्सटर्नल, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ गया 5/12। F एक्सटर्नल T माइनस 120, T माइनस 120 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, MACM। तो ये 12 कैंसिल, टेंशन का वैल्यू आ गया 125 न्यूटन। तो डायरेक्टली हम लोग F एक्सटर्नल इक्वल टू MACM अप्लाई कर दिए। बात क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक रॉड है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका मास m, लेंथ l, g इनवर्ट दिखा दिया गया। इसका मतलब यही कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक टेबल है, इस टेबल पर, हॉरिजॉन्टल टेबल पर घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, मास m, लेंथ l। फाइंड टेंशन in the rod at a distance x from hinge point। ये हिंज पॉइंट है, यहाँ से x डिस्टेंस पे हम लोग को टेंशन कैलकुलेट करना है। ये मासिव रॉड है, अब इसके हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर चक्कर क्या है देखो कि रॉड का हर पॉइंट अलग अलग एक्सेलरेशन से जा रहा है। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे यहाँ कोई भी पॉइंट अगर x डिस्टेंस पे लें, ये सर्कल में घूम रहा है x रेडियस के सर्कल में, इसका स्पीड हो जाएगा ओमेगा x। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r या फिर ω²r, कुछ भी लिख सकते हैं, ω²x टुवर्ड सेंटर, और सबका रेडियस अलग अलग है तो सबका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा ω²r वो सबके लिए अलग अलग रहने वाला है। तो फिर से ये वैसा एग्जाम्पल हो गया
कि सिस्टम का हर पार्टिकल अलग अलग एक्सेलरेशन से भाग रहा है। सबसे पहले नॉर्मल अप्रोच कि हम यहाँ पर टेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, इसमें अगर ये पूछा जाए कि किधर टेंशन ज़्यादा होगा, यहाँ से जैसे जैसे उधर जा रहे हैं उस तरफ, तो टेंशन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? तो जवाब है कि जैसे जैसे इधर जाएंगे टेंशन डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा समझना, फील लेना इस बात का। हम लोग जान रहे हैं कि सर्कल में घूम रहा है तो ये बाहर फेंकाना चाह रहा होगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रोटेटिंग फ्रेम में जाके देखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखना आसान हो जाता है। यहां पर देखा जाए, खाली इस पॉइंट पे देखना, तो इतना पार्ट बाहर फेंकाना चाह रहा है, तो यहां जो टेंशन होगा उसको इतने पार्ट को रोक कर रखना है, इधर खींच के रखना ताकि ये नहीं फेंका जाए। यहां टेंशन देखना है तो ये देखो इतना पार्ट बाहर फेंकाना चाह रहा होगा, तो यहां जो ये जुड़ा हुआ है यहां वाले टेंशन को इतने पार्ट को बैलेंस करके रखना है, जबकि यहां वाले को इतने को, और इधर जाओगे तो और कम हो जाएगा, और इधर आओगे तो और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे इधर आ रहे हैं, है ना, यहाँ वाले पार्ट को, इतने पार्ट को बाहर जाने से रोकना है। तो जैसे जैसे इधर आएंगे टेंशन बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे उस तरफ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, टेंशन डिक्रीज करते जाएगा। और एकदम इस एंड पे आ जाओगे तो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इस वाले पॉइंट को किसी को भी बाहर जाने से रोकने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ये किसी को भी नहीं टान रहा है ना। तो अगर इसको किसी को नहीं खींचना पड़ रहा है तो इस एंड पर टेंशन क्या होगा, जीरो। और जैसे जैसे इधर जाएंगे टेंशन जो है वो इंक्रीज करते जाएगा। ये अपना एक एनालिसिस हुआ, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं टेंशन। देखो, पहले नॉर्मल अप्रोच, ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिए dx, इस dx का मास हो गया dm, ये x रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो इस एलिमेंट को देखना, इस पर इधर अगर टेंशन t लग रहा है तो इधर t प्लस dt लगेगा, इधर टेंशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जैसे जैसे इधर आ रहा है टेंशन बढ़ रहा है। वैसे भी कोई देख सकता था कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है, हम लोग एकदम ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके पास इस तरफ एक्सेलरेशन है कितना, ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका नेट एक्सेलरेशन अगर इधर है तो नेट फोर्स भी इधर होना चाहिए। अगर नेट फोर्स इधर होना चाहिए तो इधर लगने वाला टेंशन ज़्यादा होना चाहिए उधर लगने वाले टेंशन से, क्योंकि नेट फोर्स इधर आएगा तभी तो एक्सेलरेशन इधर आएगा। तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इस पर इक्वेशन लिखें हम लोग, t प्लस डी टी माइनस टी इज इक्वल्स टू डी एम मास इंटू एक्सेलरेशन डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस एलिमेंट पर इक्वेशन लिख दिए, तो यहां से क्या आ गया, डी टी इज इक्वल्स टू डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, डी एम का वैल्यू m बाई एल इंटू डी एक्स, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये एक पार्टिकल पर F इक्वल टू एम ए लिखे, ऐसे सारे पार्टिकल पर F इक्वल टू एम ए लिख के जोड़ देना है, ठीक है, मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कर दिए, डी टी इज इक्वल्स टू m बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब लिमिट क्या रखेंगे ये देखना, हमको x डिस्टेंस पर टेंशन चाहिए, हमको ये पता है कि l डिस्टेंस पर टेंशन जीरो है, तो x का लिमिट किसी डिस्टेंस x से लेकर l तक, अच्छा x डिस्टेंस पर टेंशन क्या है t और l डिस्टेंस पर क्या है जीरो।
यहाँ पर टेंशन कितना एग्जैक्टली हमको नहीं पता, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू L पर टेंशन पता है 0, तो L पर टेंशन 0, x पर टेंशन जो है वो T के बराबर है। इसको कर लेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, एक तुमको आगे जाकर प्लस माइनस का गड़बड़ दिख सकता है, ठीक है। कैसे गड़बड़ दिख सकता है? हम लोग यहाँ x डिस्टेंस पर जाकर एलिमेंट लिए dx, आगे माइनस का एक गड़बड़ दिखेगा, समझना क्यों दिखेगा। अच्छा पहले चलो कर लेते हैं फिर देख लेते हैं। जैसे हम इसको इंटीग्रेट किए तो ये आया t फ्रॉम t टू 0 m/l इंटू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू l, तो 0 माइनस t इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l इंटू l, यहाँ x है, l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये माइनस टी आ गया, तो टी का वैल्यू माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2l, ये नेगेटिव में दिख रहा है टेंशन। नेगेटिव में क्यों दिख रहा है इसको समझना, ये एक मैथमेटिकल बात है ना, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, और ये बात आगे भी कभी इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है। हो क्या रहा है, जब हम लोग dx लिखते हैं तो dx को अपना इक्वेशन क्या समझता है, मैथ्स उसको क्या समझता है, चेंज इन x। ये बात आगे के लिए भी बता रहे हैं, ध्यान रखना। जब हम लोग dt लिखते हैं तो अपना इक्वेशन उसको समझता है चेंज इन t, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर x बढ़ता है, कोई भी चीज बढ़ता है तो उसका चेंज जो है वो पॉजिटिव होता है। x अगर डिक्रीज करेगा तो चेंज नेगेटिव। टेंशन यदि इंक्रीज करेगा तो चेंज को वो पॉजिटिव कंसिडर करेगा, और डिक्रीज करेगा तो चेंज को नेगेटिव कंसिडर करेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग इस तरीके से गए हैं, ऐसे गए इंटीग्रेट करते हुए, तो अपना x बढ़ रहा है, तो dx तो अपना पॉजिटिव है, ठीक है। x बढ़ रहा है तो dx पॉजिटिव है, लेकिन क्या हो रहा है कि इस रास्ते पर जाने से टेंशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। टेंशन डिक्रीज कर रहा है तो dt क्या है, नेगेटिव है। तो dt भले ही हम लोग ले लिए कि dt यहाँ पर टेंशन हो गया, बट dt एक्चुअली में यहाँ डिक्रीज कर रहा है, मतलब टेंशन डिक्रीज कर रहा है, इसलिए dt को इक्वेशन क्या कंसिडर करेगा, इक्वेशन dt को माइनस मानेगा कि dt तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। क्यों, मैथ्स को सीधा सा पता है कि भाई dt इज चेंज इन टेंशन। तुम ऐसे जा रहे हो तो यहाँ से यहाँ गए तो टेंशन डिक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, इसका मतलब dt नेगेटिव है। बात समझ में आया? तो dt नेगेटिव है तो हम लोग को एक माइनस वहाँ लगाकर इसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो ये माइनस अगर यहाँ पे लगा देते ये, तो अब ये सही हो जाएगा। और वैसे भी लास्ट में आंसर नेगेटिव आएगा तो तुम मॉड लगा देना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, बट उसके पहले ही पता होना चाहिए था। अच्छा अगर हम लोग इधर से एलिमेंट लेते ना, इधर से लेते x पर dx, तो ये दिक्कत नहीं होता। क्यों? क्योंकि इधर जाने पर x तो बढ़ रहा है, dx पॉजिटिव है, और इधर बढ़ने पर टेंशन भी इंक्रीज कर रहा है तो dt भी पॉजिटिव है। तो बस ये चक्कर था मैथमेटिकली। तो ये आ गया टेंशन का वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर लिखे फिर सबको ऐड किए। अब दूसरा तरीका देखो, हम लोग को सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पता है। देखना, हम लोग लॉज ऑफ मोशन में बात किए थे कि मासिव रोप में अगर टेंशन निकालना होता है तो जहाँ पर टेंशन निकालना है वहाँ से कट करो, FBD बनाओ और इक्वेशन लिख दो। यहाँ से
x डिस्टेंस पर टेंशन चाहिए, तो यहां से कट किए रॉड को और इतने रॉड को हम देख रहे हैं। इसका लेंथ हो गया L माइनस एक्स, इस पर यहां से फोर्स लग रहा है T, ठीक है। इस वाले पोर्शन पर, इस पर एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे खाली इधर T लग रहा है, इस पर हम F एक्सटर्नल इक्वल टू MACM का इक्वेशन लिख देंगे। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM। अब एक्सटर्नल फोर्स तो यहां पर लग रहा है T, मास कितना हो गया इसका m/l इंटू इसका लेंथ है L माइनस एक्स, तो इतने पार्ट का मास इतना हो गया। ACM सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अब F इक्वल टू ma लिखने के लिए देखो, इसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग है, ओमेगा स्क्वायर r सबका अलग अलग होगा। हमको किस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना है, हमको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास, किसका सेंटर ऑफ मास, जिस पे हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से L माइनस एक्स बाई टू पर है, ठीक है। तो यहां से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस x है, तो x प्लस L माइनस एक्स बाई टू, मतलब L प्लस एक्स बाई टू के बराबर। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इधर ओमेगा स्क्वायर r, इसका सेंटर ऑफ मास L प्लस एक्स बाई टू रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू L प्लस एक्स बाई टू, तो ये आ गया टेंशन इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर बाई टू L माइनस एक्स इंटू L प्लस एक्स, L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया अपना टेंशन का वैल्यू, सीधा F एक्सटर्नल इक्वल टू MACM वाला कंसेप्ट हम लोग अप्लाई कर दिया। तो हो गया एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 और 4 4 पॉइंट पे हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, 4 एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नंबर 3, अगर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो, देखो एक चीज याद होगा कि जब हम लोग रॉड का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे थे किसी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग क्या करते थे कि पूरा का पूरा मास उसके सेंटर पर मान ले रहे थे, याद है वर्क पावर एनर्जी में। अब समझ में आता है कि वो सेंटर पे जो पूरा का पूरा मास मान रहे थे वो तो एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास था। सेंटर ऑफ मास पे हम पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड मान रहे थे। अब देखो यहां पर क्या है, बहुत सारा पार्टिकल है सिस्टम में, m1 h1 हाइट पर है, m2 h2 हाइट पर है, m3 h3 हाइट पर है, और भी ऐसे ढेर सारा पार्टिकल है। इसको रेफरेंस लेवल मान लिया गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। इस सिस्टम का अगर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो U इज इक्वल्स टू, हर एक पार्टिकल का अलग अलग लिखते हैं, ऐड कर देते हैं, m1g h1 प्लस m2g h2, ऐसे सबका ऐड कर दो, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। इसको हम लोग एक तो g कॉमन ले लिया, अंदर बचा m1 h1 प्लस m2 h2, इसको हम टोटल मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। और अब देखते हैं ये वाला जो सामान है ये क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू m, फिर ये g तो g है, और ये वाला जो पूरा सामान है m1 h1 प्लस m2 h2 अपॉन m1 प्लस m2, या m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 होता,
तो ये सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट या सेंटर ऑफ मास का हाइट है ना। ये क्या है, ये HCM है, सेंटर ऑफ मास का हाइट। तो mg इंटू HCM ये आ गया। इसका मतलब किसी सिस्टम का अगर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो सारा का सारा मास हम सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। किसके लिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ gravitational potential energy, whole mass of the body is assumed to be concentrated at its सेंटर ऑफ मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए पूरा का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड अज्यूम किया जा सकता है। ये हो गया एप्लीकेशन नंबर 3। और चौथा एप्लीकेशन वो सीधा एक स्टेटमेंट के फॉर्म में है। मतलब ये जो हम लोग लिखे ना, तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ग्रेविटी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास होता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ये है, हर पॉइंट का मास है तो हर पॉइंट पर mg लग रहा है एक्चुअली में। तो अगर हमको ग्रेविटी को किसी एक पॉइंट पर लगाना हो तो हम लोग कहाँ लगा सकते हैं? सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है, ग्रेविटी को अगर एक पॉइंट पर लगाना हो तो सेंटर ऑफ मास पर। तो ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ मास। चौथा एप्लीकेशन है सूडो फोर्स के लिए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स इज सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर कभी हमको सूडो फोर्स को किसी एक पॉइंट पर दिखाना पड़े, ऐसा कब जरूरत पड़ेगा? इसके बाद वाले चैप्टर में ऐसा जरूरत पड़ेगा। सूडो फोर्स बॉडी पर कहाँ लगता है? जिधर फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उसके उल्टे डायरेक्शन में लगता है। ये तो ठीक बात है, लेकिन बॉडी में किस जगह सूडो फोर्स को हम दिखाएंगे? अगर अभी तक तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ा है, लेकिन आगे पड़ सकता है। तो अगर कभी भी हमको सूडो फोर्स को बॉडी में किसी एक पॉइंट पर दिखाना होगा तो वो पॉइंट कौन सा होगा? सेंटर ऑफ मास। तो ये जो 4 एप्लीकेशन यहां पर आया है, इस 4 के अलावा किसी 5वें जगह पर हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचेंगे भी नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पर रख दिए, नहीं। बस ये 4 चीज के अलावा ऐसा कहीं नहीं करना है। इन चारों में कर सकते हैं। मोमेंटम लिखने के लिए F = ma लगाने के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, और सूडो फोर्स को अगर एक पॉइंट पे लगाना है तो उसके लिए। तो बात क्लियर है? तो यहाँ तक अब अपना ये बात कंप्लीट होता है कि सेंटर ऑफ मास का हम लोग क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अब हम लोग इसको वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना जानते हैं, सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में जानते हैं, और सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट हम लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ये बात हम लोग को पता है। तो चलते हैं आगे।